जी नमस्कार। अध्ययन मंत्र के टेट मंत्रा पे आपका भाई बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशल डेडिकेटेड चैनल फॉर ऑल टीईटी एग्जाम्स। तो सबसे पहले भाई क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो दिवाली धमाका जो दिवाली चल रही है, दिवाली धमाका महा ऑफर, इसमें आपको अप टू 90% तक ऑफ मिलेगा। और ये 25 तारीख से चल रहे हैं हमारे ये वाले जो ऑफर है, और ये चलेंगे आपको 5 ऑफ नवंबर तक पूरे दिवाली सीजन में। और ध्यान रखिएगा ये खास ऑफर और ये जो आपकी जो हमारे ऑफर्स हैं, ये खास ऑफर्स में मैं आपको आपका एग्जाम के लिए बता देता हूं, सीटेट एग्जाम्स के लिए बता देता हूं। सीटेट क्रैश कोर्स है, और इस क्रैश कोर्स में भाई आपको मैं बता देता हूं, जो फीस है पेपर 1 की, पेपर 2 मैथ साइंस या पेपर 2 सोशल स्टडीज की, इसकी फीस मात्र 599 रखी गई है। तो ये धमाका ऑफर जो आपको भाई, ये जो इसकी मैं आपको बताता हूँ 3000 के करीब इसकी फीस थी भाई, तो 2999 यानी कि 3000 फीस आपको मात्र 599 में ये कोर्स पड़ रहा है। और इस कोर्स में आपको लाइव वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे। बाकी हेल्पलाइन नंबर 9556 9557 नंबर पर आप कॉल कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। और अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप, यहां पर फोन नंबर या ईमेल से आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आप पेड कोर्सेस में जाओ, उसके बाद जो भी आपका कोर्स है उस कोर्स में जाके, ठीक है, जैसे आपका जो क्रैश कोर्स है, अगर आप सीटेट के लिए कर रहे हो तो सीटेट क्रैश कोर्स में जाके डिटेल्स देख के, डेमो देख के आप उसको खरीद सकते हो। इस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, तो कितने लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? फिर से हम 30 क्वेश्चन का एक मॉडल टेस्ट करेंगे और देखते हैं आप लोग कैसे परफॉर्म करते हो। अपना स्कोर क्लास के बाद जरूर बताएं। तो एक बार देख लीजिए कितने लोग हैं भाई रेडी। 30 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट। तो जो अपना मॉडल टेस्ट हमारा होने वाला है, इस मॉडल टेस्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे, और ये 30 क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, 30 में से मैं आपको बता रहा हूं आपको 25 प्लस स्कोर करना है। आपका स्कोर 25 प्लस है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। यदि आपका स्कोर, मैं बार बार बताता हूं, 20 से कम है तो इसका मतलब आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है सीरियसली, ठीक है। जिन लोगों को क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना है वो लोग क्रैश कोर्स में लेके ये सब क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बेटा इसी बात पे आपके स्क्रीन पे, हु डिस्कवर्ड एंथ्रेक्स बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स बैक्टीरियम के बारे में कितने लोगों को पता है भाई, एक बार बताइए। आप लोगों को जो पता है वो बता दो। एंथ्रेक्स बैक्टीरियम के बारे में मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ूंगा सबके, तो आप लोग अपना आंसर दे दीजिए। हु डिस्कवर्ड एंथ्रेक्स बैक्टीरियम। आप मुझसे ये पूछ सकते हो ये वाला सवाल कहां से पूछा गया है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 क्लास 8, क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी, उसमें मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है सूक्ष्म जीव। और ये जो सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव में आप पढ़ोगे किसके बारे में, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब। तो मैं आपको बता देता हूं आंसर है बेटा रॉबर्ट कोच। ध्यान रखना, रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की खोज की थी। और जो एंथ्रेक्स बैक्टीरियम है, ये एंथ्रेक्स क्या करता है, ये स्किन रिलेटेड डिसीज है। कितने लोगों का आंसर सही है भाई? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग, सब गलत है। इन्होंने किसकी खोज की थी मैं आपको बता देता हूं। ये कैसी डिसीज है, जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब होता है, जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है, मतलब ये कैटल टू ह्यूमन, जानवरों से मनुष्य, मनुष्य से जानवर, यहां तक फैलती है। आई होप सबका आंसर आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था, रॉबर्ट कोच, ठीक है। रॉबर्ट कोच के बारे में थोड़ा सा और पढ़ के आइएगा, देखना रॉबर्ट कोच ने और क्या क्या खोजा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखना, बिल्कुल गलत मत करना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन, यानी कि ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो शुगर मेटाबॉलिज्म पर काम करते हैं? शुगर बोले तो शर्करा के मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं। एक बार देख के बताइएगा भाई, सबके सब लोग जल्दी से, सभी के सब लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें बेटा। अगर हम बात करें इसके बारे में, अगर आपने आंसर दे दिया है तो एड्रिनल इसका आंसर गलत आ जाएगा। पैनक्रियाज बिल्कुल सही आएगा। पैनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। तो अगर आप बात करोगे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज बोलते हैं बेटा अग्न्याशय को। तो मैं आपको बता दूं, जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन निकलेगा, अग्न्याशय से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कम।
तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये क्या कर देगा, कम कर देगा, ध्यान रखना। तो पैनक्रियाज अग्न्याशय है, अगर आपका आंसर अग्न्याशय है तो बिल्कुल सही है। तो एक बार देख लीजिए सबके सब लोग, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करने हैं, आंसर देने हैं, ध्यान रखना। तो आई होप बी कितने लोगों का आंसर एक बार चेक करके बता दीजिए। बी वाले आंसर्स, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा आप लोगों के, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर देना एक बार। तो आपका अगर आंसर बी है, और अगर सभी का आंसर भी है भाई तो बहुत बढ़िया। पिट्यूटरी ग्रंथि भी नहीं होगा आंसर, थायराइड ग्रंथि भी नहीं होगा, तो आंसर रहेगा पैनक्रियाज अग्न्याशय। चलिए अगला सवाल, द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता जो होती है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। ये सीटीईटी पीवाईक्यू का टॉपिक है, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ध्यान रखना। सीटेट पीवाईक्यू का टॉपिक है बेटा, ये ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अगर आप देखोगे सीटेट पीवाईक्यू का सवाल है ये, आपको बेस्ट आंसर ध्यान में रख के बताने हैं। मसल्स फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कैल्शियम जो है ये मसल फंक्शनिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मसल फंक्शनिंग, मांसपेशियों की सुचारू रूप से काम करना है जो, उस पर भी ये काम करता है। तो अगर आप देखेंगे सोडियम पोटेशियम आयोडीन वाला ऑप्शन तो उड़ा दो, आयोडीन ऑप्शन से उड़ा दो। अब सोडियम पोटेशियम और आयरन और कैल्शियम में से बेस्ट आंसर क्या होगा, आयरन एंड कैल्शियम। आयरन एनर्जी प्रोवाइड करेगा और कैल्शियम क्या करेगा, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करेगा। तो आई होप आप इसका आंसर दिख पा रहे होंगे, आयरन एंड कैल्शियम होगा, ठीक है ना। चलिए देख लेना, ये दो ऑप्शन तो किसी ने नहीं दिए होंगे, तो आई होप आपका आंसर ए और बी में से एक होना चाहिए। तो आप देखिए आपका आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। तो ये सब है भाई। तो एक बार सेशन को भाई सभी लोग शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, हम लोग रोज आपके साथ जुड़े हुए हैं इन मॉडल टेस्ट के साथ, क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो अगर आपने आंसर ए दे दिया है तो बहुत अच्छा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के बताओ, यू हैव मेड अ पिन होल कैमरा एंड यू ऑब्टेन द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस कलर्ड इमेज कलर्ड बिल्डिंग ऑन इट्स स्क्रीन। ये भी पीवाईक्यू का सवाल है। आपके पास एक सुई छिद्र कैमरा है या पिन होल कैमरा है, आप इसके पर्दे पर किसी दूरस्थ रंगीन भवन का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आपको यह बताना है बेटा, बताओ। पर्दे पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। अगर आप देखेंगे रियल, इन्वर्टेड, कलर्ड एंड हाईली डिमिनिस्ड। देखो रियल कभी इरेक्ट वाला नहीं आएगा, तो ऑप्शन गया रियल, लेटरली इन्वर्टेड, कलर्ड एंड डिमिनिस्ड। इन ये वर्चुअल और इरेक्ट नहीं आएगा, आंसर बनेगा बेटा ए, वास्तविक, इन्वर्टेड, कलर्ड एंड हाईली डिमिनिस्ड। अत्यधिक छोटा रहेगा, कलर्ड होगा, रियल बोले तो वास्तविक, इन्वर्टेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये आंसर क्यों है। चलिए भाई, कितने लोगों का आंसर ए एक बार देख के बताओ। अगर आपका आंसर ए है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं है तो फिर एक बार देख लेना क्या दिक्कत है भाई, कौन से सवाल आपने किया। देखो वर्चुअल तो आपका ऑप्शन होना नहीं चाहिए, रियल वाला इरेक्ट नहीं होगा, तो इस तरह से ध्यान रखना। तो वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, रंगीन होगा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब होगा, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, a magnet is broken into two pieces, if these two pieces are brought closer to each other they will। एक चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाता है, यदि इन दोनों चुंबकों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वे क्या करेंगे, बताओ। एक चुंबक है, एक मैग्नेट है, ध्यान रखना। ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को आपने क्या किया, ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को बेटा आपने क्या कर दिया, ऐसे दो टुकड़ों में बांट दिया। आपसे पूछा जा रहा है अगर उनको नजदीक लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, क्या करेंगे आपको ये बताना, सोच के बताओ एक बार। सिंपल सवाल, और बहुत सारे लोग मुझे पता है इसको गलत करेंगे। जो सिंपल क्वेश्चन होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, वो सवाल बहुत लोगों से गलत होता है। तो अगर साधारण सवाल अगर गलत हो रहा है तो आप देखो क्यों हो रहा है, मैं आगे से हट जाता हूं ताकि आप पूरा देख सको। एक बार देखो, अगर आपने उत्तर दे दिया तो मैं आपको उत्तर बता देता हूं। एक बार सभी लोग देखें,
देखो अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, तो आंसर आएगा सी। ध्यान से देखना, अगर मैंने तोड़ा तो कोई जरूरी थोड़ी कि मैं नॉर्थ और नॉर्थ को सामने लेके आऊंगा। नॉर्थ नॉर्थ सामने आएगा तो ये रिपल्सन हो जाएगा। अगर मान लो सपोज करो एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ आएगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। तो आंसर होगा मे अट्रैक्ट और मे रिपेल। ठीक है, तो आंसर इसका सी आएगा बेटा। विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। ठोस कणों का कौन सा गुण, ठीक है, इसमें डी शायद मिट गया है तो सॉलिड, तो कौन सा गुण क्या करता है, अपसादन विधि में काम आता है। अगर सेडिमेंटेशन हो रहा है, अपसादन हो रहा है, तो कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण अपसादन होगा, आपको ये बताना बेटा। बताओ, सोच के बताओ, बताओ सेडिमेंटेशन में कौन सा गुण। मैं आगे से हट गया हूं, सभी लोग अपने आंसर्स एक बार रिकॉर्ड कर लें कि आपने क्या दिया, एक बार टाइप करके बताएं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो हैवी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो भारी कण होते हैं वो ग्रेविटी के कारण नीचे बैठ जाते हैं। ध्यान रखना, ये ग्रेविटी है, तो ये ध्यान रखना, ये ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर रह जाएगा। तो आंसर क्या होगा, हैवी, हैवी एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। लाइट नहीं, हल्के नहीं होंगे, तो जिसका आंसर ये है गलत है। हैवी एंड सॉल्युबल, अगर भाई उसमें घुल गया तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हैवी एंड इनसॉल्युबल इन वाटर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो वो कैसे होंगे, हैवी मतलब भारी कण होंगे, और इनसॉल्युबल का मतलब है घुल नहीं रहे, नीचे बैठ गए, तलछट बैठ गए। तो इसलिए क्या आंसर होना चाहिए, इसका सी आंसर होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो देख लीजिए भाई एक बार, चलो ये सवाल देख के बताओ। पिक वन मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाला सवाल एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया गया है, आप लोगों ने पहले भी इस टाइप का सवाल देखा होगा। नॉर्मली मैं सवाल की लैंग्वेज चेंज कर दूंगा आप लोगों के लिए, कंप्लीटली सॉल्युबल। व्हाट डिजॉल्व्स इन वाटर, मतलब कौन सी चीज पानी में घुलेगी, आपको ये बताना है। देखिए एक बार, पिक वन मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज कंप्लीटली डिजॉल्व, जो कंप्लीटली क्या हो, डिजॉल्व हो, पूरी तरह से घुली हुई हो। चौक पाउडर, पत्तियां, चाय की पत्ती, ग्लूकोज या चूरा, सॉडस्ट, चूरा। अब बताइए, सोच के बताओ, सिंपल सवाल है, और मुझे लगता है हो सकता है आपका आंसर सही हो। तो अगर ज्यादातर लोग सी आंसर जो दे रहे हैं भाई, ग्लूकोज, बिल्कुल सही है आपका आंसर ग्लूकोज। तो बेटा ग्लूकोज एकदम सही आंसर है, मैं आपको बता देता हूं। तो ग्लूकोज इसलिए क्योंकि चीनी घुल जाती है, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। चौक पाउडर गलत, टी लीव्स गलत, सॉडस्ट गलत, तो आंसर बनेगा सी, ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखो, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के मेरे पास डेट्स भी अवेलेबल है, बहुत सारों की डेट्स नहीं है। तो ये डेट है बाय द वे, 2022 में ये वाला सवाल पूछा गया था। एन एलिमेंट एक्सिस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये कहना चाह रहा है पुअर कंडक्टर, तो अगर मैं पुअर कंडक्टर की बात करूं तो पुअर कंडक्टर का मतलब है जैसे मतलब नॉन मेटल्स। लो इतनी इंट बहुत है ना, आप समझ गए होंगे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एसिडिक। एसिडिक का मतलब होता है ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में तब्दील कर देंगे। अब बताइए आंसर क्या होना चाहिए, सीधा सीधा आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए। अरे अब तो मैंने हिंट दे दी, हालांकि हिंट के कारण फिर भी आप लोग फंस सकते हो इस सवाल में। ध्यान से देखना, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ गैस विच डिजॉल्व्स इन वाटर। तो अगर आपकी मैं बताऊंगा तो बेस्ट आंसर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, जैसे कार्बन भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट। और अगर आप लोगों को मैं बता दूं, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखना, तो आंसर आपका क्या रहेगा, सल्फर। तो सल्फर इज राइट आंसर। तो आप देखोगे सल्फर क्या होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड आंसर होना चाहिए। बताओ, बिल्कुल क्लियर भाई, सबका क्लियर है ना ये वाला सवाल। बढ़ू आगे,
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने कर दिया हो तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर? इनमें से सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है? टर्मरिक सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन, चाइना रोज, नन ऑफ द अबव। ध्यान से देखना, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, ध्यान रखना। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल। इसका मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोले तो कृत्रिम। तो कृत्रिम जो है आपके रेसे, वो कौन सा होगा? संश्लेषित सूचक कौन से? कौन सा इंडिकेटर आपका कौन सा वाला है? सिंथेटिक है। टर्मरिक वाला, लिटमस वाला, चाइना रोज या नन ऑफ द अबव? कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से सिंथेटिक इंडिकेटर, बताइए। अगर आपका आंसर रन ऑफ द अबव है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सबके सब है। गुड़हल, लिटमस, टर्मरिक, ये सबके सब कैसे सिंथेटिक है? तो सिंथेटिक नहीं है, सॉरी, नेचुरल। तो सिंथेटिक का एग्जांपल यहां पर जैसे है फिनोप्थलीन। तो आप देखोगे जो फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा? सिंथेटिक। क्या होगा वो? होगा, राइट। तो फिनोप्थलीन सिंथेटिक हो। लो भाई, फिर से सवाल एक इंटरेस्टिंग। बूजो हैज लर्न्ड दैट नॉन मेटल्स ऑन बीटिंग विद अ हैमर आर जनरली ब्रोकन इनटू पीसेस। बूजो ने सीखा कि हथौड़े से पीटने पर अधातुएं आमतौर पर टुकड़ों में टूट जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल? इनमें से नॉन मेटल कौन सा आपको ये बताना है। नॉन मेटल बताइए। आयरन नेल, कॉपर प्लेट, एल्यूमिनियम वायर, पीस ऑफ कोल। बताओ कौन सा होना चाहिए? आयरन का टुकड़ा, तो तांबे की प्लेट, एल्यूमिनियम का तार, या कोयले का टुकड़ा? कॉमन सेंस, यूज कॉमन सेंस। थोड़ा सा स्पीड के साथ आंसर बताइए भाई, सबके सब लोग। आप लोगों के साथ हम रोज लगे हुए हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर क्या कर सको? परफॉर्म कर सको। तो मैं आपको बता देता हूं, आंसर है पीस ऑफ कोल। अपना आंसर मैच कर लो। अगर आपका आंसर डी है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोयले कैसा है? ब्रिटल। ब्रिटल बोले तो भंगुर, भंगुर बोले तो हथौड़े की चोट मारते ही क्या हो जाएगा? भंगुर। हथौड़े की चोट मारते ही इसका क्या हो जाएगा? चूरा चूरा हो जाएगा, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी। लीजिए, ये पिक्चर क्या बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास चंद्रमा है और यहां पर क्या है? अर्थ है। अर्थ चंद्रमा से ऐसे दिखेगी भाई। ये क्या है? मून, मून की सरफेस। तो आप देखोगे ये मून है, चंद्रमा, चंद्रमा से पृथ्वी ऐसे दिखेगी। देखो, अगर आप किसी भी बॉडी पर जाते हो जो सेलेस्टियल बॉडी है, उस पर जी की वैल्यू क्या होगी? समान। तो क्वेश्चन यहां पूछ रहा है, मैंने हिंट दी आपको। नियर द सरफेस ऑफ मून क्या होने वाला है, बताओ। अगर आप देखोगे नियर द सरफेस ऑफ मून, जी की वैल्यू हो जाती है पृथ्वी की तुलना में G/6। ठीक है, मून पर। मून पर क्या हो जाएगा? अगर मैं मून की बात करूं तो अर्थ के हिसाब से कितना रह जाएगा? 1/6। अब ध्यान से देखना, तो क्या होगा? दे हैव सेम वेलोसिटी, यही आंसर है। डिफरेंट एक्सेलरेशन हो नहीं सकता। मास अगर अलग अलग है बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास है, तो फोर्स सेम नहीं हो सकता और उनका मास चेंज नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा? सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो वो आपको फॉर्मूला भी पता होगा, v² = u² + 2gh। किसी चीज को छोड़ोगे तो ऐसा आ जाएगा, राइट। चलिए सीधा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क? प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में मौजूद नहीं होता आपके हिसाब से? प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम या विटामिन डी? बताओ कौन सा नहीं होना चाहिए? कौन सा पोषक तत्व ऐसा होगा, बताओ। प्रोटीन होता है कि नहीं होता? आपको पता है मिल्क में क्या नहीं होना चाहिए? आपका आंसर क्या है? ABCD में से। विटामिन डी होता है नहीं होता है, बताओ। विटामिन डी मतलब कैल्शियम का लेना देना, फास्फोरस का लेना देना। अगर आप देखोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए विटामिन सी। तो जिनका आंसर बी है भाई, बिल्कुल सही, विटामिन सी नहीं होता। स्पीड से कर सकते हैं हम ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कुछ था नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। अगर एक कार ऐसी जा रही है, ऐसी खुली कार है, तो इस खुली कार में आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि अगर एक बॉल, ठीक है, एक बॉल को ऊपर फेंका जाए किसी खुली जीप में, किसी सरल रेखा पथ पर, एक समान वेग से चल रही है। कौन सी वेलोसिटी से चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0। तो आगे की सीट पर एक व्यक्ति क्या करता है? एक बॉल को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है। कुछ समय पश्चात बॉल कहां आएगी? उसके हाथ में, पीछे, आगे? कितना सिंपल सवाल है, बताइए।
तो आप देखोगे अगर कोई बॉल को ऊपर फेंकता है वो हाथ में आ जाएगी सीधे, क्योंकि उस पर क्या नहीं लग रहा, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी है। तो इट फॉल्स ऑन द बैक सीट, गलत। इट फॉल्स इन फ्रंट, गलत। सीधा सीधा उसके हाथ में आ जाएगी, इट फॉल्स इन हिज हैंड, फॉल्स आउटसाइड, गलत। तो आंसर बनेगा ए। ठीक है, लीजिए ईस्ट पर क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ईस्ट पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ईस्ट, ईस्ट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। ईस्ट के बारे में क्वेश्चन है बेटा, बताओ। ईस्ट क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ईस्ट लंबे समय तक निष्क्रिय रहते हैं। या अगर आप देखोगे ईस्ट क्या करते हैं, प्रजनन किसके द्वारा करते हैं, विखंडन के द्वारा। तो बताइए ईस्ट के बारे में क्या बेस्ट आपका ऑप्शन होगा भाई, ईस्ट के बारे में बताओ क्या होना चाहिए। ईस्ट, ईस्ट सिंगल सेल्ड होते हैं, सही लाइन है बेटा। मल्टीप्लाई रैपिडली सही होते हैं, ये ज्यादातर क्या रहते हैं, निष्क्रिय। आंसर डी है, क्योंकि ये लाइन गलत है, इसमें बडिंग होती है, ध्यान रखना। ईस्ट में क्या होती है, बडिंग। और ईस्ट का उपयोग करके सबसे पहले क्या किया गया था, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोले तो किडवन, किडवन बोले तो सरल भाषा में बात करूं तो सीधा सीधा क्या हुआ था, किडवन में क्या किया गया था, जो ग्लूकोज थे, ग्लूकोज से क्या बनाया गया था, अल्कोहल। तो ग्लूकोज को गर्म किया, सुगर्स को गर्म किया, कुछ टाइम तक छोड़ दिया, और वहां से अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया थी, दैट वाज कॉल्ड फर्मेंटेशन, जहां से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया होगा। मायोपिया किसके द्वारा होता है, बताओ। मायोपिया elongation of eyeball, irregular shape of eyeball, मतलब जिसके कारण फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल और ओल्डर एज। मायोपिया मतलब जैसे मेरी आंखों में चश्मा लगाए, मायोपिया के कारण लगाए। तो बताओ मायोपिया बोले तो निकट दृष्टि दोष भी लिखा रहता है कई जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर लिखा होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष हो सकता है, बहुत सारी जगहों पर लिखा हुआ। अब बताओ निकट दृष्टि दोष के लिए, चलिए अगर मैं बताऊं तो इलोंगेशन नहीं होगा, इसमें आई बॉल छोटा हो जाएगा ऐसे, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा। मतलब ऐसे मान के चलो कि अगर ये आंख का लेंस यहां पर है, तो ये लाइट रे गई, ये लाइट रे गई, तो ये क्या हो जाएंगी, पहले ही क्या हो जाएंगी, फोकस कहां पर हो जाएगा इनका, रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी। तो आंसर क्या होना चाहिए, इरेगुलर शेप के अलावा शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस कम हो जाएगा। तो आंसर होना चाहिए सी। चलिए आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है भाई, ये सब आपके पास होंगे। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग सोडा या सोडा एस, क्या बोलते हैं इसको बताओ। आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं बताओ। ये आजकल ये सवाल आ रहे हैं भाई मैच, मतलब देखो मैं तो एक एक टुकड़े में बता रहा हूं, लेकिन टीटी एग्जाम में, सीटेड एग्जाम में वो लिस्ट बना के कई बार दे रहा है कि इधर की लिस्ट को, बाई लिस्ट को राइट साइड लिस्ट के साथ जोड़ के देखो। तो बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है बताइए। तो अगर मैं आपको बताऊं सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान से देखना, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, HCO3 माइनस। ठीक है, तो सोडियम के साथ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो आंसर क्या होने वाला है, बेकिंग सोडा। तो क्या होने वाला है, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ध्यान रखना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, खाने वाला सोडा कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है, व्हाट इज जर्मन सिल्वर एन एलॉय ऑफ। बताओ जर्मन सिल्वर किस चीज की मिश्र धातु है, कॉपर, ठीक है, सिल्ट, जिंक, कॉपर निकल एंड जिंक, कॉपर टिन एंड जिंक, कॉपर सिल्वर एंड जिंक। बताओ जर्मन सिल्वर को आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना। इसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है इसको। बताओ जर्मन सिल्वर किस चीज का अलॉय है, मुझे ये बताओ।
अगर आप देखोगे मतलब जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए भी इसको यूज करते हैं, अगर आप इसका आंसर देखोगे तो इसमें क्या है बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, तांबा, निकल एंड जिंक। इसमें क्या है, कॉपर, निकल एंड जिंक। ध्यान रखना, कॉपर, निकल एंड जिंक इनको यूज करते हैं बेटा। इसमें सिल्वर नहीं होता, ये ध्यान रखना। कॉपर एंड टिन भी नहीं होता। तो कॉपर और जिंक आपको बेसिक बेसिक फंडे अगर याद आ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन को बोलते हैं ब्रोंज, ठीक है, कांसा। अगर मैं बात करूं कॉपर की जिंक के साथ, कॉपर प्लस जिंक को कहते हैं ब्रास, पीतल, ध्यान रखना। तो ये जो मिश्र धातुएं हैं, ब्रोंज बोले तो कांसा, ठीक है, कॉपर प्लस टिन, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेसिक फंड है भाई। तो जर्मन सिल्वर। चलो, डेंजर सिग्नल्स आर जनरली रेड एज द रेड लाइट। रेड लाइट के बारे में बताओ, डेंजर सिग्नल्स लाल वाले कलर से क्यों यूज करते हैं हम डेंजर सिग्नल्स को? तो जो हमारे डेंजर सिग्नल्स होते हैं, डेंजर सिग्नल्स हम रेड कलर क्यों यूज करते हैं डेंजर सिग्नल्स में, बताओ। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी हिंट दूं तो शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कर देंगे। कितने लोगों को हिंट की जरूरत है इसमें, बताइए। स्पीड से आपको आंसर देने, ताकि देखो हमारी स्पीड बढ़ेगी। 30 क्वेश्चन करने में वैसे 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, 40-45 मिनट से ज्यादा। बेटा अगर आपको याद आ रहा हो, रेली स्कैटरिंग, रेले साइंटिस्ट का नाम था, या कई बार रेली भी बोलते हैं। तो रेली स्कैटरिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेली स्कैटरिंग क्या है बेसिकली, 1/लैम्डा की पावर 4, 1/लैम्डा की पावर 4। यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी, अगर आप इसको ऐसे खोल के लिख दो, विबग्योर, VIVGYOR, इधर लैम्डा बढ़ रही है। अगर लैम्डा बढ़ेगी तो लीस्ट स्कैटरिंग, स्कैटरिंग बहुत कम, सबसे कम स्कैटरिंग, इधर की स्कैटरिंग ज्यादा, ध्यान रखना। तो आंसर क्या होना चाहिए, इज लीस्ट स्कैटर। लाल कलर क्या आता है, जो रेड कलर होता है उसकी स्कैटरिंग वो कम बिखरता है। अगर वो कम बिखरेगा तो कहने का मतलब उसको हम यूज कर सकते हैं दूर के लिए, डेंजर सिग्नल्स के लिए। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वंदे भारत का चित्र आपके सामने। तो ये बताओ, ये है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट रीचेज अ स्पीड ऑफ, अगर आप देखोगे ट्रेन की इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 0, फाइनल स्पीड इसकी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है कि 10 मिनट में टाइम कितना है, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का मतलब होता है 600 सेकेंड। 600 सेकेंड में वो कितना दूर जाएगी, आपको ये बताना, ठीक है। बताइए। तो आप देखोगे वेलोसिटी इक्वल टू होता है u प्लस 80, वेलोसिटी 60 इंटू 5/18। u की वैल्यू क्या है, 0। u की वैल्यू क्या है, 0। u की वैल्यू 0 है, तो आप इसको क्या करोगे, 0 प्लस एक्सेलरेशन इसका कितना है निकालना है हमें, ये तो निकालना है ना, एक्सेलरेशन निकालना है। टाइम कितना है, 600। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये आया हुआ सवाल है तो इसलिए दिया गया, 0 से 0 कट गया, इवन 60 से 60 कट गया, और ये हो गया नीचे कितना, 60 से 60 कट गया, तो ये 10 है, 5 दूना 10, तो 18 दूना 36, तो a इक्वल आ गया 1/36। अब ध्यान से देखोगे, जी दशमलव लगाओगे 1 0, चलो एक काम करता हूं मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। दशमलव लगाओगे 1 0, 1 0 लगाओगे, अब जाके 100 हुआ, तो 30 तिया 90, 36 दूना 72, तो 36 दूना 72, 0.02 के करीब, तो आंसर बनेगा सी, ठीक है, 0.027, ठीक है। तो आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना, स्मार्ट बनना है। वैसे तो मैं आपको फाइनल कंफर्म कराने के लिए कैलकुलेटर का बता दूं, 1/36, 0.027, ठीक है। तो 0.027 इसका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लो भाई, प्रोटीन वाला सवाल है। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते, इतना लंबा चौड़ा है, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ रहता है, लेकिन कुछ है नहीं सवाल में। प्रोटीन टेस्ट पे क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूं प्रोटीन टेस्ट, ठीक है। तो प्रोटीन जो टेस्ट होता है भाई मैं आपको बता देता हूं, इसमें कैसा कलर आ जाता है बेसिकली। इसके लिए हम यूज करते हैं कॉपर सल्फेट NaOH, कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप्स
इसके 10 ड्रॉप्स, और जो कलर है हमारा वो आ जाता है वॉयलेट। कलर कौन सा आ जाता है? बैंगनी। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट थिंग ए, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, सबसे पहले क्या करोगे, मेक अ पेस्ट ऑफ पाउडर, तो सबसे पहले 2 वाला जाएगा, फिर उसको एक स्मॉल क्वांटिटी फूड की लोगे टेस्ट ट्यूब में, तो 2 के बाद 1, तो सबसे पहले ये उड़ा दो ऑप्शन, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 इधर है। अब उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप, उसके बाद सी ये वाला आ जाएगा, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डालोगे, तो 2 1 4 आंसर बनेगा बेटा बी। और लास्ट में क्या करोगे, 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की डालोगे, और उसके बाद देखोगे कलर कैसा आ रहा है, वॉयलेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो आंसर देख ले अपना, बहुत सिंपल सिंपल था, पेस्ट बनाना था, उसके बाद ये डालना था, फिर ये, और उसके बाद वॉयलेट कलर, बस इतना ही था। इतना ही ध्यान रखना है। सवाल ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, एनसीईआरटी में से लंबे लंबे सवाल होते हैं, पर आप चाहो तो इनका आंसर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स वुड यू ऑब्जर्व इन ग्रास? घास में आप निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बताओगे, उनके रूट्स के बारे में और उनके लीव्स के बारे में। तो रूट्स बोले तो जड़ें, उनकी जड़ के बारे में, एंड उनकी पत्तियों के बारे में, लीव्स। लीव्स बोले तो पत्तियां, रूट्स बोले तो जड़। ठीक है, तो जड़ और पत्तियों के बारे में अगर मैं बताऊं तो जड़ कैसी होती है, फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस का मतलब होता है रेशेदार। पत्तियां अगर मैं बताऊं तो पत्तियां होती है पैरेलल बीनेशन, मतलब अगर आप देखोगे तो उसमें वेन्स कैसे होते हैं, पैरेलल होती है। तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या बन जाएगा, पैरेलल बीनेशन एंड फाइब्रस रूट्स। पैरेलल बीनेशन के साथ टैप रूट नहीं आएगा, रेटिकुलेट नहीं होता, रेटिकुलेट नहीं होता, आंसर बनेगा ए। समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़ें, तो सिरा विन्यास कैसा होगा, समांतर वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर है ना भाई सबको? तो मुझे लगता है कि आपको ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आ जाने चाहिए, एग्जाम बहुत आपका नजदीक है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ू अगले सवाल की ओर। एक बार सेशन को भाई शेयर लाइक जरूर कर दें, अगर जो लोग पहली बार इस चैनल पे भाई टेट मंत्रा पे, तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं चैनल के बारे में। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप एक बार सभी लोग लाइक कर दें सेशन को। अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाइड विद राइजोबियम? राइजोबियम के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठेगा? राइजोबियम ये एक्चुअल चित्र है बाय द वे, तो राइजोबियम के बारे में क्या है, ये एक्चुअल क्या है, डायग्राम है, ध्यान रखना। ठीक है, तो राइजोबियम, राइजोबियम अगर मैं बात करूं राइजोबियम की, तो ध्यान रखना। ओके, बताओ, तो राइजोबियम अगर आप देखोगे राइजोबियम में क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज दिस? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रीकरण में हेल्प करता है। जो आपको ये दिख रहे हैं इनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। इनको कौन सा नोड्यूल्स बोलते हैं? रूट नोड्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल्स। तो ध्यान रखना, रूट नोड्यूल्स के लिए अगर मैं बात करूं रूट नोड्यूल्स, तो पिचर प्लांट हट जाएगा। रूट ऑफ लेग्यूम्स पैरासाइट नहीं है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। स्टेम नोड्स भी नहीं है बेटा, तो आंसर होना चाहिए बी। आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स आनी चाहिए, चीजों को कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो आप देखोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट नोड्यूल्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स, आंसर बनेगा आपका बी। नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट नोड्यूल्स एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो आंसर बनने वाला है बी। ठीक है, हो गया ना सबसे आंसर? कितना सिंपल था भाई। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्म्स गिवन बिलो, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद रेफरेंस टू एनिमल सेल। मतलब सीधा सीधा सवाल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है? तो एक बार देखो इसका आंसर क्या होने वाला है, ढूंढ के बताओ कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है। अगर मैं नॉर्मली आपको तब तक ये बात बताऊं तो ये हमारी बनी है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? एनिमल सेल है। इसमें सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। ये क्या है? माइलिन शीथ है। फिर ये माइलिन शीथ है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रॉनवियर। इसको स्नेप्स बोलते हैं, जब एक दूसरे से क्या करती है, वो एक दूसरे से जब भी क्या होती है, स्नेप्टिक, स्नेप्स बेसिकली। ठीक है, तो खैर अब बताओ, अगर आप लोगों ने आंसर ढूंढ लिया हो, कितने लोगों का आंसर भाई सही है, मैं चेक कर लेना, मैं आपका आंसर आप खुद चेक कर लेना। मैं आपके सामने आंसर लिखूंगा तो आप चेक करोगे। सेल वॉल नहीं होती किसमें? एनिमल्स में, तो ये ऑप्शन गया। अगर आप देखोगे
तो इसमें से क्लोरोप्लास्ट वाले के कारण ये ऑप्शन गया, तो आंसर बनने वाला है सी, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, है कि नहीं? तो ना तो सेल वॉल होती है ना क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इसलिए आंसर क्या बनने वाला है? सी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। एनर्जी स्टोर्ड इन वॉच स्प्रिंग, अगर आपकी वॉच में जो स्प्रिंग लगी होती थी, बताओ उसमें से अगर आप देखोगे तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता देता हूं। वॉच स्प्रिंग का आंसर अगर आपने देख लिया होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए, ठीक है, और इसका नाम है बकायदा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका बी। अगला सवाल आपके सामने फिर से आ गया भाई, मायोपिया वाला। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा? पिछली बार मायोपिया पे ये सवाल था, मायोपिया क्या है। अब सवाल ये है कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए क्या यूज करोगे, ये बताओ। देखो निकट दृष्टि दोष को करेक्ट करने के लिए बेटा जो मेरे आंखों में चश्मा लगा है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है कॉनकेव, तो कॉनकेव का मतलब होता है बी, आंसर बनेगा अवतल लेंस। अवतल लेंस किसका काम करता है? डाइवर्जिंग का काम करता है, डाइवर्जिंग लेंस है बेटा ये। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब है ये फैलाने का काम करता है, ध्यान रखना। डाइवर्जिंग लेंस किसका काम करता है? फैलाने का काम करता है, तो आंसर क्या होने वाला आपका? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी। चलिए, Which of the following atmospheric layers absorb ultraviolet rays? अल्ट्रावायलेट को कौन एब्सॉर्ब करता है? ये वाला सवाल फिर से बहुत इंटरेस्टिंग। अल्ट्रावायलेट रेज है जो इनको एब्सॉर्ब कौन करता है? अगर आपको पता हो, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है भाई, O2 मॉलिक्यूल है, O2 के साथ अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना देती है? ओजोन, ध्यान रखना, ओजोन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? ओजोनोस्फीयर, ठीक है। तो ओजोन, एटमॉस्फेरिक लेयर्स कौन करती है? ओजोनोस्फीयर। हालांकि ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, बट जब ऑप्शन नजदीक होगा तो अगर आपका आंसर बी है तो बी और डी में से बेस्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। तो बी और डी में से बेस्ट आंसर आपका क्या बनना चाहिए? डी, ठीक है। क्योंकि ओजोन पाई जाती कहां पर? स्ट्रेटोस्फीयर में, पर अदरवाइज ओजोनोस्फीयर। ये सीधा सीधा इसका क्या होगा? आंसर लीजिए। प्रेशर कुकर, व्हाई डज फूड कुक फास्टर देन इन अ रेगुलर पैन? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? जैसे आप एक काम करो, किसी कढ़ाई में, किसी मतलब पैन का मतलब कोई भी बर्तन ले लो, ठीक है, नियमित पैन की तरह या उसमें ले लो, उसमें पानी जल्दी उबल जाता है। तो प्रेशर कुकर में ऐसा क्या होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है? बताइए, बताओ सोच के, लगाओ आंसर। वैसे तो आपने कई बार किया है इस टाइप का सवाल, तो मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर भी पता होगा। अगर आप देखोगे तो प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो प्रेशर है, बेसिकली प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। आंसर बनेगा बेटा ए, ठीक है। तो सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट आंसर, ठीक है। 28, गामा रेस के बारे में बताओ। अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, तो गामा रे क्या कर सकती है अभी आपको पता होगा। जैसे हमने विबग्योर के बारे में पढ़ा, तो विबग्योर की तरह गामा रेज होती है, फिर एक्सरेज होती है, फिर अल्ट्रावायलेट का सवाल आपने देख ही लिया, ठीक है। तो इस टाइप से एनर्जी इनकी बढ़ती जाती है, यहां से तो बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। बस इतना हिंट बहुत है आपके लिए। क्या छींक आएगी, बर्निंग, जलन होगी, या बुखार आएगा? बताओ भाई, ये तो सवाल देख के आप बता सकते हो कि कौन सा आंसर बनने वाला है। और आप देखोगे सीधा सीधा जीन उत्परिवर्तन,
जीन में परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन बोलते हैं, और आंसर जीन उत्परिवर्तन का मतलब है क्या, बेसिकली कैंसर। तो सामान्य तौर पर वहां से क्या हो जाएगा, कैंसर जैसी समस्या आ जाएंगी, है कि नहीं। तो आई होप सबने आंसर यही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा फेवरेट सवाल है, एटॉमिक थ्योरी का सवाल है। हम कई बार बात कर चुके हैं एटॉमिक थ्योरी के बारे में, परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी बोले तो परमाणु सिद्धांत। अगर मैं परमाणु सिद्धांत के बारे में आपको बताऊं तो ध्यान रखना, एटॉमिक थ्योरी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं कौन सी सेल्स में, KLMN। तो यहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n²। इसमें एक का 2, 2 दूना 4, 3 तिया 9 दूना 18, तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर दुगना कर दो तो 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कौन सी सेल में, M सेल में, KLM। M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 18। तो आंसर रहेगा C, 18, है कि नहीं, सिंपल। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और बहुत अच्छा भाई आप लोगों ने आंसर अगर दे दिया है, जितने लोगों का आंसर 18 है तो ध्यान रखना बिल्कुल सही है। KLM सेल के लिए 18, N सेल के लिए 32, K के लिए 2, तो बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं आप इसका आंसर क्या दोगे। और कई बार ये सवाल इस तरह से भी आता है कि वोल्टेज को बिना बदले करंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी मशीन यूज करोगे। द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ध्यान रखना। कहने का मतलब है कई बार ये सवाल इस तरह से भी आता है, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखोगे वोल्टेज इक्वल टू होता है IR, तो करंट I इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई R। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया, ध्यान रखना, तो चेंज हो जाएगा करंट, वोल्टेज सेम रखते हैं, उस पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टर, रियोस्टेट, ओपन स्विच, नन ऑफ द अबव। कितने लोगों का आंसर भी है भाई, रियोस्टेट जितने लोगों का आंसर है बिल्कुल सही है, तो उसको रियोस्टेट बोलते हैं। ओपन स्विच गलत है, नन ऑफ द अबव, रेजिस्टर उठ गया, तो आंसर बनेगा बी। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर लिया करें। ब्रह्मास्त्र सीरीज में भाई आप लोगों के पास हिंदी का ब्रह्मास्त्र आ चुका है CDP के ब्रह्मास्त्र के बाद, और इसमें 7 सब्जेक्ट की आपके पास क्या थी, CDP के पोर्शन थे। तो ये आपका हिंदी का ब्रह्मास्त्र बुक आ चुका है, और अभी भाई बाकी है ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो नई आने वाली है आपके पास, जो अभी जैसे अपने लिए हमारी अगर मैं बात करूं तो मैथ साइंस की आने वाली है, ऐसे पेपर 1 वालों की मैथ CBS की आने वाली है, और SST वाले जो हमारे बच्चे हैं आपके दोस्त है उनके लिए आने वाली है कौन सी, SST ब्रह्मास्त्र। ठीक है ना, तो इसमें ये अवेलेबल, ये अमेजन पे है। इस QR कोड को आप स्कैन करके इस किताब को क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हो। तो भाई टेट मंत्रा से जुड़ने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आती हो तो जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें अभी भी, और अपना स्कोर क्या रहता है आपको उसको जरूर बताएं हमें, तो ताकि हमें पता चलता रहेगा हम कैसे इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।